क्या आपको लगता है कि रामायण या महाभारत काल्पनिक कृतियां हैं या नहीं? समुद्र में डूबी हुई भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के कुछ चित्र, रामायण में वर्णित राम सेतु के चित्र, ये सभी चित्र यही प्रमाण करते हैं कि रामायण और महाभारत भारत का इतिहास है, कोई कल्पना नहीं। जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामायण और महाभारत हमारे देश की अमूल्य कृति है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चाहे इन्हें आप भक्ति भाव से पढ़े या साहित्यिक भाव से, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा ही। किसी कृति को धार्मिक रूप देने से धर्मभीरू आम जनता इसे अधिक पढ़ने लगती है, अतः इसे धार्मिक मानना अधिक उचित रहेगा। तुलसीकृत मानस का सुंदर कांड तो नित्य पठन और मनन करने के योग्य है, क्योंकि उसमें मानवीय मूल्य और जीवन के उद्देश्य बड़ी ही सहज भाषा में बतलाए गए हैं। हर दूसरी या तीसरी चौपाई कुछ न कुछ संदेश जीवन में उतारने के योग्य है। चाहे हनुमान जी और विभीषण संवाद है या सीता माता और हनुमान जी। क्या आपको भी लगता है कि रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं और इन्हें साहित्य की जगह उपदेश मानना गलत है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? जो व्यक्ति रामायण और महाभारत के वैज्ञानिक तथ्य ढूंढने के पीछे इतना सिर फोड़ रहे हैं, उनसे आप यदि उनके खुद की 5 पीढ़ी पीछे का पूछोगे तो वह उसका भी तथ्य नहीं दे पाएंगे। तो रामायण महाभारत का सबूत ढूंढने की बात दूर की है। सोचने वाली बात यह है कि रामायण और महाभारत देखने या पढ़ने के लिए किसी भी इंसान के गले पर छुरी नहीं रखनी पड़ती है। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे लोग जो इस ज्ञान से जुड़े हुए भी नहीं हैं, वह भी इसको अपनी भाषा में समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, पर कभी किसी ने बिजली देखी है क्या? कैसी दिखती है? क्या कोई बता सकता है कि इलेक्ट्रिक की तारों में किस तरफ बह रही है? पूरे जीवन में 10-15 साल लगाकर विज्ञान पढ़ा, तब टीचर से नहीं पूछा कि भाई दिखाओ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। हम सांस तो ले रहे हैं, पर क्या सबूत है कि ऑक्सीजन ही सांस में जा रही है या कुछ और? आपको कैसे पता चला कि हम ऑक्सीजन सांस में भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? दरअसल दिक्कत यह है कि पश्चिमी सभ्यता में हर बात को तर्क, वितर्क, साइंटिफिक फॉर्मूला और तोड़ मरोड़ करके जब तक साबित नहीं किया जाता, तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऐसा माना नहीं जाता। और भारत में लोग पढ़ाई ज्ञान पाने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए करते हैं। जिस दिन नौकरी हाथ लगी, पढ़ाई की किताबें खिड़की से बाहर। आप यदि यूरोप और ब्रिटेन की लगभग हर आविष्कार को ढंग से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह भी चोरी करके छापे हुए आविष्कार हैं। मिसाल के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में ME-262 पहला जेट इंजन वाला विमान था, जिसका डिजाइन ब्रिटेन ने चोरी किया और उसके बाद उसी की कॉपी करके अपना स्टिकर लगा दिया। तो केवल ब्रिटेन आकर बोल देगा कि उन्होंने सारे आविष्कार किए हैं, तो यह मान नहीं लिया जा सकता। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव ही चोरी पर टिकी हुई है। ये जग जाहिर बात है कि उसने स्टीव जॉब्स की मेहनत को चोरी करके अपने नाम से कॉपीराइट की है। यदि कोई ज्ञान नहीं है तो योग में मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के बारे में इतनी बातें कैसे लिखी जा सकती है? आयुर्वेद कैसे इतनी जड़ी बूटियों के बारे में और दवाओं के बारे में लिख सकता है? अब जानिए सबूतों के बारे में। अब जिसको सबूत चाहिए उनको सबूत देते हैं। कभी घर के बाहर निकले हो तो सबूत मिलेगा भी। हाँ, तो जब लक्ष्मण को मेघनाद का तीर लगा और वह मूर्छित हुए, तब संजीवनी बूटी हनुमान जी को कौन से पहाड़ से मिली थी? द्रोणागिरी पर्वत। तो ये लीजिए सबूत। ये पोस्टर मैंने नहीं लगवाया, बल्कि यह भारत सरकार अधिकृत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाया गया पोस्टर है। होम्योपैथी में एक विशेष प्रकार की दवा पाई जाती है, बर्बेरिस वल्गरिस। यह एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो कई प्रकार के रोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। खैर, मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मैंने 2 जर्मन वैज्ञानिकों को इन पहाड़ों की तरफ जाते हुए नहीं पकड़ा। मुझे हैरानी हुई कि वह उत्तराखंड सरकार से 2 महीने का अनुमति पत्र लेकर इन पहाड़ों की खाक छानने आए थे। जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वह कई सालों से वहां पर शोध करने आते हैं और होम्योपैथी की अब तक की सबसे बढ़िया जड़ी बूटियां उन्हें इन्हीं पर्वतमालाओं से मिली हैं। मतलब यह वही विदेशी है जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में खड़े होकर यह बोलते हैं कि इन्होंने शोध किया है।
पर उस शोध में कभी यह नहीं कहते कि उनको ये भारत से मिला है। और फिर यह सबूत मांगने वाली टोली ऐसे प्रोग्राम में दोनों हाथ जोर जोर से पीटकर ताली बजाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को अंग्रेज होने का ज्ञान देती हैं। आइए थोड़ा और सबूत देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा आगे चलेंगे और भीम पुल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से सहस्त्रधारा और सतोपंथ की यात्रा शुरू होती है। ये बात तो सभी को पता है कि त्रिवेणी संगम में केवल गंगा और यमुना नदियों का पानी ही दिखता है, पर सरस्वती नदी नहीं। इस भीम पुल पर आकर सरस्वती नदी के स्वरूप का पता चलता है। ये वही स्थान है जहां से 5 पांडवों की सतोपंथ की यात्रा की शुरुआत होती है, जो कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। और यह वही सरस्वती नदी है जिसकी शुरुआत तो यहाँ से होती है, पर आगे कहाँ जा रही है इसका पता नहीं चलता। सबूत तो और भी हैं। अंत में इतना ही कहेंगे कि क्रिकेट के खिलाड़ी 2 प्रकार के होते हैं। एक है तेंदुलकर जो वाकई क्रिकेट खेलता है और जीतता भी है, और दूसरे टूथपिक क्रिकेटर जो टीवी के सामने बैठकर यह बहस करते हैं कि तेंदुलकर को खेलना कैसे चाहिए। घर पर बैठकर टीवी देखने से तथ्य नहीं मिलते, तथ्यों को तलाश करेंगे तो जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही कुछ और प्रमाणों की श्रृंखलाओं को जारी रखते हुए श्री तपेश्वर सिंह नेगी जी द्वारा शेयर की हुई जानकारी को सामने रख रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, आप खुद भी गूगल मैप पर देख सकते हैं। दशहरा रावण वध के 20 दिन बाद दीपावली प्रभु की अयोध्या वापसी आती है, और कहा जाता है प्रभु तो पुष्पक विमान से अयोध्या आ गए थे, पर उनकी बाकी सेना पैदल मार्ग से आई थी। उस युग के मानव की क्षमताओं को देखते हुए कितना था क्या था वो अलग बात है, परंतु जब रामायण को हमने अपने अनुकूल अपने ज्ञान के रूप में समझा होगा, तब तो निश्चित ही गूगल नहीं रहा होगा, ना ही ऐसी कोई तकनीक रही होगी जिससे हम दूरी माप सकते होंगे और उसकी गणना करते हुए दिन में बदल सके।